हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का लेसन 7 जो कि आपका है इंटीग्रल्स। ठीक है, अब इंटीग्रल्स होते क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, क्लास 11 में भी था, क्लास 12 में भी है, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि इंटीग्रल्स होते क्या है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो आपका जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ये जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन, मतलब जो आप डिफरेंशिएट करते थे उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। बात समझ रहे हैं? मतलब जस्ट अपोजिट। जैसे आप एक सिंपल सा मतलब ले लें, जैसे भैया मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? 6 आ गया। अब अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करें तो फिर से आपको 3 मिल गया। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। उसी तरह से इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन, इसका उल्टा ये होता है, मतलब जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। एक एग्जांपल लेके हम करेंगे तो थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा। थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। देखिए, जैसे अभी हम कुछ फार्मूले की बात करेंगे, जैसे आप उसको पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपको x³ अपान 3 को इंटीग्रेट करना है, या इसको आप मान लीजिए कि x² को आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो आप ये जान लो भाई सेम फंक्शन का होना जरूरी होता है। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा x³ अपान 3। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें d/dx x³ अपान 3, तो ये हमको मिल जाएगा 1/3 बाहर हो जाएगा, और d/dx ऑफ x³ ये हमको मिल जाएगा 1/3 इंटू 3x²। ये कट गया, फिर से क्या मिल गया? x²। और आपने शुरुआत कहां से की थी? x² से। तो इंटीग्रेशन किया तो हमको ये मिला, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो फिर हमको ये मिल गया। तो एक दूसरे के होते क्या है? ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज ऐड नहीं किया, +c। ये आपका होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे इसके हम बात करने वाले हैं। ये आपका होता है कांस्टेंट। तो भाई मान लो यहाँ पे अगर आपने कांस्टेंट रखा भी होता तो क्या हो जाता है? तो 0 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस है, मतलब आप समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन जो है वो हमारे डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट ऑफ c आया, पहले उसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा बहुत जरूरी है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारा है वो बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लिया हमने इसका इंटीग्रेट किया x² + 3 और उनको +c हुआ। ये जो +c होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, वो फिक्स नहीं होती। मतलब हम c = हो सकता है 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, -1 भी, मतलब आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। इसको आप बोलते हैं ना आर्बिट्रेरी वैल्यू, मतलब हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटीग्रेशन है ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। बात समझिएगा, जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है क्योंकि उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और एक और बात, इसका जो हमने इंटीग्रेशन किया x² का, यहां पर हमको मिल गया x³ + 3 + c। अब इस c की वैल्यू अगर भैया मान लो 1 ले लें तो मिल जाएगा x³ + 3 और +1। 2 ले लेंगे तो मिल जाएगा x³ + 2 मिल जाएगा। तो ये अलग अलग वैल्यू मिल रही है, यानी कि जो आपका एंटी डेरिवेटिव होगा वो और भी हो सकता है। किसी का जो आप डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे आप x² का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल निकालो, तो इसकी कई सारी वैल्यूज हमको मिल सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ c। ये तो फिक्स रहेगा, ये आपका बदलेगा। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये आपका चेंज हो सकता है। इसको आप हल्का सा देख लेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रल, वहां पे आप देखो, अगर आप अभी आपको समझाया जाएगा। भाई मान लीजिए आपको दिया हुआ है y = x², उसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो मान लिया आपका x था, x² मिल गया और +c मिल गया। अब ये आपका जानते हो भैया y = x² होता क्या है? ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है। तो अगर आप पैराबोला बनाते जाएं, अगर आप पैराबोला बनाते जाएं, इसलिए भी बात हल्का सा कर लेते हैं। आप अगर बनाओगे तो ये तो क्या होगा? ओरिजिन पे जाएगा। अब आप अगर +1 ले लोगे तो ऊपर से आपका चला गया, -1 ले लोगे तो आपका नीचे चला गया। तो अब आपका एक कांस्टेंट वहां पे है ही, x पे कट रहा है,
भाई ये वाला पोर्शन तो आपका कांस्टेंट है, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका c मिलेगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो आपकी आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी इसकी पढ़नी है, ठीक है भाई। तो चलिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, कुछ रूल्स हैं। देखिए ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा कि अगर x पावर n dx में तो आपका हो जाएगा x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c n डज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 बनेगा तो आपका ये वाला केस बनेगा लॉग वाला। भाई x पावर -1 को आप कितना लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन x, तो ये आपका फ्रैक्शन यहां बन जाएगा। तो इस वाले केस में आपका -1 वाले को यूज नहीं करेंगे। फिर dx, अगर आपका dx देना है, ये केवल आपको कभी कभी 1 दिया होता है, कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो उसका हो जाएगा आपका x प्लस c। फिर cos x का होता है sin x प्लस c, आप याद करिए sin x का कितना होता था, cos x डिफरेंशिएशन में, फिर sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x प्लस c, cos स्क्वायर x dx का हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, sec x tan x का हो जाएगा sec x प्लस c। याद अगर आप ध्यान से करो तो एक्चुअल में ये क्या है, ये वाला इसका डिफरेंशिएशन ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा, उल्टा ही है। तो पहले आपसे बोल चुका हूं, इसका आपका cos x into cot x dx का हो जाएगा आपका cos x प्लस c। ये आपके लिए नया थोड़ा सा है, ये आपने पढ़ा होगा, पहली बुक में आपने फर्स्ट बुक पढ़ रखा इनवर्स वाले फंक्शन का, dx अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू sin इनवर्स x, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स sec इनवर्स। यहां से आपका ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, e पावर x dx का ex प्लस c। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ex का डिफरेंशिएशन भी वही होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो जो होता है वही होता है, मतलब वो बहुत अच्छा चीज है, वो अपने आप को बदलेगा नहीं, आप ये मान सकते हो। ये आप याद रखिएगा, इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। 1 अपॉन x का हो जाएगा आपका log x, और ax dx का हो जाएगा ax अपॉन log a प्लस c। तो ये आपके फार्मूले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लें। चलिए तो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें पहला आपको होता है, आप जानकर आपको पहले ही बोल चुका हूं, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब जो इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है ये एक दूसरे के अपोजिट है, बातें क्लियर है। दूसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद सेम डेरिवेटिव लीड्स टू द सेम फैमिली ऑफ टर्म। मतलब अगर दो इंडेफिनिट इंटीग्रल हैं और उनके डेरिवेटिव भी सेम है, तो जब आप उनको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो कर्व मिलेगा वो सेम फैमिली का होगा। जैसे पैराबोला का मिल रहा है तो 2-3 आपको पैराबोला का मिल जाएगा, इलिप्स का मिल जाएगा, तो इलिप्स का मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो इंडेफिनिट आपको इंटीग्रल दिए हुए हैं, उनके डेरिवेटिव भी सेम है, तो प्रोसेस करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा और इक्विवेलेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी काफी यूजफुल होने वाली है, ये आपका अगर दो सम का दिया है तो उनको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो आप कांस्टेंट को बाहर करके उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपकी है, इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए आप सर पर जाते हैं। तो हमारे जो पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमको बताना है एंटी डेरिवेटिव। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमको एक्चुअल में इंटीग्रेट ना करके मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से उनका बताना है कि हम कुछ आप चीजों को अज्यूम करें और उसके बेसिस पे बताएं कि उसका आपका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। मतलब एक्चुअल में हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम दूसरा तरीका लगाएंगे, हम उसको अज्यूम करेंगे, क्या बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो उससे हम पता करेंगे कि उसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो सकता है। हो सकता है क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई आपको मैंने क्या बताया था कि एंटी डेरिवेटिव और भी होते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना है। तो देखिए इसका पहला आपसे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको बताना है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव।
साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव बताना है। तो अब अगर आप एज्यूम करो तो पहले हम अगर cos को ले लें, हमको भाई मालूम है कि cos से आपका sin का कुछ रिलेशन है। cos वाले में आपका sin आता है, जब आप sin को इंटीग्रेट करेंगे तो cos आएगा, cos वाले में sin आएगा, तो कुछ रिलेशन है, तो हम cos लेते हैं। देखिए एक हम तरीका लगाते हैं, हमको ट्रायंगल लगाना ही है, तो we know that d by dx cos 2x कितना होता है, d by dx आप cos 2x कितना होता है। अगर किसी को याद है तो सोचो भैया। पहली बात तो cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x तो हो गया। अब उसके बाद 2x का कितना हो जाएगा, इंटू 2, क्योंकि x कितना होगा बराबर, तो ये मिल जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -2 इंटू साइन 2x, ये आपको मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब आप दिमाग लगाओ भाई, हमको करना क्या है, हमको तो निकालना है sin 2x का और हमने निकाला है cos का, तो बाकी कोई घर नहीं। तो इसको आप अगर थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, 2 इंटू साइन 2x इक्वल टू d बाई dx ऑफ cos 2x। तो कोई गलत बात तो है नहीं, हम सही काम कर रहे हैं। अब आप 2 को भी नीचे ले लो, ये आपका बन जाएगा sin 2x इक्वल टू -1/2 और d बाई dx ऑफ cos 2x। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर दें। अगर हम ऐसा लिख दें तो कोई गड़बड़ तो है नहीं, कोई गलत बात नहीं है, बस हमारा काम बन गया। तो अब देखो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1/2 cos x। कैसे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करो तो यही मिल जाएगा, आप ट्राई करिएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1/2 cos 2x। आप चाहें तो करके इसको देख सकते हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा। तो हमको यहां पे करना क्या है, हमको एक्चुअल इंटीग्रेशन ना करके कुछ बातों को अज्यूम करके और हमको निकालना है एंटी डेरिवेटिव। तो ये हमको sin 2x का कितना मिल जाएगा, -1/2 इंटू cos 2x। इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, तो आप खुद कर लेंगे। 3 की बात करते हैं, हमको निकालना भाई e पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव। अब अगर आप सोचो तो भाई सिंपल सी बात है, e पावर 2x का e पावर x ही आता है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कितना निकालें। लेकिन अगर e पावर x होता तब तो हम पक्का थे e पावर x होगा, लेकिन दिया कितना है, e पावर 2x दिया है, तो कुछ तो चेंज आएगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। फिर आप वही काम करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वी नो दैट अगर हम निकालें तो d बाई dx ऑफ e पावर 2x, ये कितना हो जाएगा भाई, सोचो विचारो भाई, dx का तो पक्का वही होगा, तो e पावर 2x हो जाएगा इनटू 2x में कितना हो जाएगा, 2x में आपका कितना आ जाएगा, अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो 2x को कितना आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2। अब फिर वही काम भाई, 2x का 2 होता है, हमको निकालना है क्या, e पावर 2x का निकालना है, क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। चलिए भाई इसका निकाल लेते हैं, थोड़ा समस्या होगी, मुझे मार्केट ने थोड़ा अच्छा काम कर दिया, इसलिए थोड़ा मुझे रुकना पड़ा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब ये ट्रांसपोज कर लो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई पावर 2x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x। 2 को नीचे ले आए आप तो मिल जाएगा ई पावर 2x इक्वल टू 1/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, ये मिल जाएगा। आपको निकालना है एंटी डेरिवेटिव, तो हल्का सा आप उसको चेंज कर दें, तो e पावर 2x इक्वल टू d बाई dx और 1/2 e पावर 2x, ये हो जाएगा आपका एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x हमको ये मिल जाएगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमको दिया हुआ है 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर हमको निकालना भाई ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका हमको एंटीडेरिवेटिव निकालना है। अब आप सोचो पहले
कह रहे आप ये सोचो कि भाई किसको करने पर हमको ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिल सकता है। दिमाग लगाइए, किसका डिफरेंशिएशन करें तो हमको ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिल सकता है। यही मेन बात होता है, यही हमको सोचना होता है, एक्सपेक्ट करना होता है कि किसका डिफरेंशिएशन करें तो हमको ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, पावर 2 लाना है तो डिफरेंशिएट में क्या होता है, पावर 1 कम हो जाती है। तो अगर यहाँ पावर 3 वाले को हम पकड़ ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो बस हम कर लेते हैं, देखिए आप ध्यान से। वी नो दैट d by dx of ax plus b का होल क्यूब ये कितना मिल जाएगा, इसी को अगर आप पकड़ो तो काम बन जाएगा। अब ये कितना मिल जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप दिमाग लगाओ तो ये मिल जाएगा ax प्लस b का, यहाँ पे आगे 3 भी आ जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगा, इंटू जब आप ax का करोगे तो क्या मिल जाएगा a, और b का क्या हो जाएगा, जीरो, काम खत्म। भाई ax का कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा, और bx का काम हो जाएगा, b का काम हो जाएगा खत्म, जो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। अब आप फिर वही काम करो भाई, इसको पहले ले लो, 3a और ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू d by dx ऑफ ax प्लस b का होल, ठीक है। 3 को नीचे ले जाओ, ये मिल जाएगा हमको ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3a और d by dx और ax प्लस b का होल। बस थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर दें और आपको मिल जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू d by dx 1/3a और ax प्लस b का होल क्यूब। ये आपका हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर। बस आपको एज्यूम क्या करना होता है कि किसको डिफरेंशिएट करने पर हमको ये रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाए। अगर आप उस दिमाग को आप उस जगह तक पहुंचा ले गए तो काम बन जाए। आसान बहुत है, अभी तो हल्का सा इसमें कंफ्यूजन में होंगे, अभी भाई नया टॉपिक है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इसको सीखेंगे। अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फ्री हैं उसके लिए। आप जब भी चाहें फोन से, कॉल से, व्हाट्सएप से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर सबके पास होगा, जिनके पास भी नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लें और उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में 10 तक सॉल्व करेंगे, कुछ आपके होमवर्क पे रहेंगे, बाकी आप करते जाएंगे। जो भी समस्या है आप आसानी से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5 आप होमवर्क कर लीजिएगा। 6 नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे हमको सीधे इंटीग्रेट करना है, 6 से लेके आपका जो लास्ट तक है वहां हमको इंटीग्रेट करना है। तो 6 वाला हमको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है 4 e पावर 3x प्लस 1 और dx, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 e पावर 3x इंटू dx और प्लस 1 इंटू dx। इसमें कोई समस्या तो मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए भाई, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब आपको करना क्या है, बस सिंपल सा इंटीग्रेट कर देना है। 4 को आप पहले बाहर कर दो, ये मिल जाएगा e पावर 3x इंटू dx प्लस ये आपका मिल जाएगा dx, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप इसका अगर करोगे तो 4 तो रहेगा, e पावर 3x का 3 आ जाएगा और 3x का आपको कितना मिल जाएगा, 3x का आपको सीधे अगर आप ले आओ तो 1/3 मिलेगा, इसको नीचे जाएगा -3 आएगा और प्लस ये आपका हो जाएगा x और प्लस c, ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे इंटीग्रेशन। इसमें कोई समस्या नहीं है, बस आप कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन का ध्यान रखें, वो आप क्या लगा रहे हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 7 नंबर भी, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ दिया है x² और 1 - 1/x² dx, ठीक है। तो पहले इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x² माइनस x² क्या हो कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 और इंटू dx। अब इसको आप अलग अलग कर दो तो भाई x² dx
-1 इंटू dx। अब सीधे अगर आप इसका निकालो तो भाई क्या हो जाएगा, n वाला लगाओ फार्मूला तो क्या मिल जाएगा, x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये सीधे आपको मिल जाएगा x पावर 3 अपॉन 3 और -1 का हो जाएगा x और प्लस आप जोड़ दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, बस आप बेसिक फार्मूले थोड़ा दिमाग में बैठाए रखो, सारे फटाफट हो जाएंगे। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट में फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट में। स्क्रीनशॉट में आपका 5 सेकंड तो लगता नहीं है, आपने फिंगर घुमाया स्क्रीनशॉट लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए और बस थोड़ा सा भी आपका बेसिक से हमने स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कर लेते हैं। 8 नंबर हमसे ये कह रहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है ax² प्लस bx प्लस c और dx। हमेशा ध्यान रखिए आपका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल से आप करेंगे क्योंकि स्मॉल आपका कई बार यूज होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, इसको आप पहले अलग अलग कर लो। ये मिल जाएगा ax² dx प्लस bx dx और प्लस c इंटू dx। कांस्टेंट को आप बाहर कर दो तो मिल जाएगा a x² dx प्लस b x इंटू dx प्लस c और dx। इंटीग्रेट कर देंगे ये मिल जाएगा a और ये कितना हो जाएगा, तो सीधी बात है x2/3 प्लस ये मिल जाएगा b x²/2 और प्लस ये मिल जाएगा आपका c x और आपका हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आंसर हो गया आपका, बहुत ही आसान सा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 9 नंबर आप होमवर्क कर लीजिएगा, 10 नंबर हम कर ले रहे हैं। थोड़ा सा हमको लगा आज हम 10 तक की बात करेंगे, कल हम फिर मिलेंगे अगले कुछ क्वेश्चन के साथ। -1/√x का होल स्क्वायर dx ये हमको दिया हुआ है, तो ये पहले इसको ओपन कर लो। ये हमको कितना मिल जाएगा, √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, 1/x का कितना हो जाएगा -1/x और अगर आप करोगे तो यहाँ मिल जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा और यहाँ मिल जाएगा -2√x 1/√x तो कटी कितना मिल जाएगा, सीधे 2 मिल जाएगा और ये मिल जाएगा आपका dx। थोड़ा सा भैया देखो अब ओपन नहीं करेंगे कि हम लिखेंगे a² प्लस b² -2ab, वो तो अब इतनी बड़ी क्लास में आप हैं, ये इतना थोड़ा सा वाजिब नहीं है। आप सीधे हमको तो एक्चुअली यही करना, अलग अलग करना चाहिए था, पर फिर भी हमने एक स्टेप कर दिया। ये आपका हो जाएगा x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 को हम कॉमन में ले रहे हैं और dx। अब x का कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है x² प्लस 1/x कितना होता है आपका भाई log x और -2x और प्लस हो जाएगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और ये आपका हो गया आंसर। इतना आप आज पढ़ेंगे, कल हम मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चंस के साथ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें।